गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का हमारा पहला टॉपिक है मंकी पॉक्स। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक इमरजेंसी कमेटी की मीटिंग को बुलाया और उसमें ये देखा जाएगा कि क्या मंकी पॉक्स आउटब्रेक को एक ग्लोबल इमरजेंसी डिक्लेयर करना चाहिए या नहीं डिक्लेयर करना चाहिए। तो हम देखते हैं पहले तो मंकी पॉक्स के बारे में। तो ये एक रेयर जूनोटिक वायरल डिसीज़ है पॉक्सविरिडे फैमिली की, यही सेम वायरसेस से जो है आपके स्मॉल पॉक्स भी होता है। तो मंकी पॉक्स कैसे डिस्कवर हुआ था? 1958 में दो आउटब्रेक्स हुई। कैप्टिव मंकीज़ को रखा गया था रिसर्च पर्पज़ के बीच के लिए, और उनमें ही ये मंकी पॉक्स की डिसीज़ का जो है वो एक तरह से पहली बार डिस्कवर हुई, इसलिए इसका नाम हमने मंकी पॉक्स रखा। तो इसके सिम्टम्स यही होते हैं: फीवर, बॉडी एक, रैश, जो आपके नॉर्मल आपके किसी भी वायरल डिसीज़ में होते हैं। और वैसे तो बॉडी जो है वो बिना किसी मेडिकल केयर के रिकवर कर लेती है, बट टाइम लगता है, कुछ वीक्स लगते हैं। कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है मंकी पॉक्स का। जो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन है, वैक्सीनिया वैक्सीन नाम से जो है, उसी का यूज़ करते हुए हम जो है मंकी पॉक्स की प्रिवेंशन का इसका यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये देखा गया है कि 85% एफिकेसी आ रही है मंकी पॉक्स की प्रिवेंशन के लिए इस वैक्सीन के थ्रू। अब ये जो मीटिंग हो रही है, अब इसके बारे में देखते हैं। तो एक्चुअली क्या है, इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस हैं 2005 की, जो कि कहती हैं, एक तरह से इंटरनेशनल लॉ है, लीगली बाइंडिंग है 196 कंट्रीज़ के ऊपर, जिसके अंदर ऑफ कोर्स आपकी 194 WHO मेंबर स्टेट्स भी हैं। और ये एक ओवरआर्किंग लीगल फ्रेमवर्क दे रहा है, कंट्रीज़ के राइट्स और ऑब्लिगेशंस को डिफाइन कर रहा है कि कैसे वो पब्लिक हेल्थ इवेंट्स को जो है वो हैंडल करेंगे। तो ये हमारे कंट्रीज़ को कहता है कि आप एक नेशनल IHR फोकल पॉइंट बनाओ अपनी कंट्री के अंदर, जिससे कि आप WHO से कम्युनिकेट कर सको अगर ऐसी कोई डिसीज़ दिखती है जो कि ग्लोबल लेवल पर फैल सकती है। तो ऑफ कोर्स इन्हीं रेगुलेशंस को, जो कि लीगली बाइंडिंग रेगुलेशंस है, इसको चाइना ने वायलेट किया कोविड-19 के टाइम पर। बट ऑफ कोर्स यू नो कि विद द टेसिट अप्रूवल ऑफ USA, हम देख रहे थे कि WHO ने कोई एक्शन जो है वो चाइना के खिलाफ नहीं लिया। तो अब यही जो है, ये इसी की ही मीटिंग दोबारा बुलाई जा रही है और देखा जा रहा है कि क्या अब हमको इसको एक ग्लोबल इमरजेंसी डिक्लेयर करना चाहिए कि नहीं। अब जो ये आपकी रेगुलेशंस हैं, इसको इम्प्लीमेंटेशन का काम जो है स्टेट्स करती हैं, जो मेंबर स्टेट्स हैं। तो इस केस में, जैसे कोविड के केस में चाइना को करना था, बट उसने चाइना नहीं किया। तो उसमें मोटिव ये है कि कंट्रीज़ जो हैं ऐसा काम करें ताकि जो नेबरिंग कंट्रीज़ में है ये वो डिसीज़ स्प्रेड ना हो, और अनवारंटेड ट्रैवल और ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस ग्लोबली लगाने की ज़रूरत ना पड़े। तो WHO सिर्फ कोऑर्डिनेटिंग रोल प्ले करता है, कंट्रीज़ का काम होता है इन सब को जो है डिसीज़ सर्वेलेंस और रिस्पॉन्स को WHO के साथ शेयर करना, जो कि ऑफ कोर्स चाइना ने नहीं किया था। अब अगर जो है ग्लोबल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया जाता है मंकी पॉक्स को, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा? ऑफ कोर्स उससे क्या होगा कि उसको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट माना जाएगा, और जो कि पूरे बॉर्डर्स में फैल सकती है। तो इसीलिए उसको जो है एक तरह से पैंडेमिक की सिचुएशन में डिक्लेयर होने से पहले ही उसके ऊपर जो है ग्लोबल एक रिस्पॉन्स तैयार किया जाएगा कि कैसे उसे हम पैंडेमिक होने से बचाएं। ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है EU कैंडिडेट स्टेटस। तो आपको पता है यूक्रेन और मोल्डोवा दोनों को ऑफिशियल कैंडिडेट स्टेटस मिल गया है यूरोपियन यूनियन का। तो अब जो है हुआ क्या कि जॉर्जिया ने भी अप्लाई किया था, बट जॉर्जिया को बोला कि आपने कुछ कंडीशंस अभी तक फुलफ़िल नहीं किए, उसके बाद ही आपको जो है ये स्टेटस मिल पाएगा। लेकिन रशिया ने यूक्रेन को जब से इन्वेड किया है, तब से जो है ये कैंडिडेट स्टेटस जो है यूक्रेन का, वो एक तरह से फास्ट ट्रैक हो गया है। ठीक है। तो अब जो है प्रोसेस होता क्या है EU का, वो भी देख लेते हैं हम ज्वाइन करने का। अगर किसी कंट्री को ज्वाइन करना हो EU, तो सबसे पहले तो यही ऑफिशियल कैंडिडेट स्टेटस मिलता है। तो मतलब अभी जो ऑफिशियल कैंडिडेट स्टेटस मिला है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत जल्दी जो है वो EU के मेंबर बन जाएंगे। लगभग 10-15 साल से ऊपर, रादर उससे भी ज़्यादा टाइम लग सकता है EU में उनको ज्वाइन करने में। ठीक है। तो फिर पहले तो आप ऑफिशियल कैंडिडेट बनते हो। कैंडिडेट मतलब कि आप हाँ अप्लाई कर रहे हो EU का मेंबर बनने के लिए। फिर उस प्रपोजल को यूरोपियन काउंसिल के सामने रखा जाता है। यूरोपियन काउंसिल जो है वो यूरोपियन कमीशन को कहता है कि देखो क्या ये कंट्री जो है क्राइटेरिया को मीट कर रही है हमारे। फिर यूरोपियन काउंसिल जो है उसको जो है वो ये देखते हैं कि क्या कोपनहेगन क्राइटेरिया जो है उसको ये कंट्री जो एप्लीकेंट है, जो या फिर जो कैंडिडेट है, क्या ये उसको एक तरह से
मीट कर पा रही है उस क्राइटेरिया को या नहीं कर पा रही है। अगर वो मीट कर पा रही होती है तो नेक्स्ट जो है स्टेज, आपकी सेकंड स्टेज शुरू होती है। उसके अंदर फिर क्या होता है, समझ लो यूक्रेन का एग्जांपल ले, फिर उनके साथ जो है ईयू जो है वो फॉर्मल नेगोशिएशंस जो है वो शुरू करेगा। फिर वो ईयू जो है उनको कहेगा कि आप हमारे ईयू के लॉ को अपना नेशनल लॉ बनाओ, जुडिशियल रिफॉर्म्स करो, एडमिनिस्ट्रेटिव, इकोनॉमिक और अदर रिफॉर्म्स करो, ताकि आप एक्सेशन क्राइटेरिया को मीट कर सको। फिर थर्ड स्टेज आती है, लास्ट स्टेज होती है वो, जब सारे कैंडिडेचर को पूरा असेस कर लिया जाता है, वोटिंग भी, आई एम सॉरी, मेंबर्स के साथ नेगोशिएशन भी हो जाती है। फिर लास्ट स्टेप होता है जब इस मेंबरशिप को बाकी एग्जिस्टिंग मेंबर स्टेट्स के सामने वोटिंग के लिए रखा जाता है, और जब वो वोटिंग हो जाती है उसके बाद ही जाकर कोई कंट्री ईयू को ज्वाइन कर सकती है। तो एक तरह से बहुत ही कम्बरसम प्रोसेस है, बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो अभी यूक्रेन और ये मोल्डोवा को जो ऑफिशियल कैंडिडेट स्टेटस मिला है, ये तो अभी सिर्फ एप्लीकेशन मिली है उनकी, एप्लीकेशन गई है समझ लो उनकी, ठीक है। आप इन्होंने भी समझ लो प्रीलिम्स का सिर्फ फॉर्म भरा है, अभी यूपीएससी के लिए सिलेक्ट नहीं हुआ है वो, ठीक है। सो रिक्वायरमेंट्स देखते हैं ईयू को ज्वाइन करने के लिए क्या होती हैं। तो आर्टिकल 49 जो है ईयू ट्रीटी का, वो कहता है कि यूरोपियन नेशंस जो कि ज्वाइन करना चाहते हैं इस ब्लॉक को, उनको हमारे फंडामेंटल वैल्यूज़ जो आर्टिकल 2 में इंश्राइंड हैं ईयू ट्रीटी के, उसको रिस्पेक्ट और प्रमोट करना है। उसके अंदर जैसे आपके फ्रीडम हो गया, डेमोक्रेसी हो गया, इक्वालिटी, रूल ऑफ लॉ, ऐसे जो है प्रोविजंस हैं। फिर कोपनहेगन क्राइटेरिया 1993 में बनाया गया, उसमें कहा गया कि जो कंट्री ज्वाइन करना चाहती है उसको, वो एक फ्री मार्केट इकोनॉमी होनी चाहिए, एक स्टेबल डेमोक्रेसी होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए वहाँ पर, और ह्यूमन राइट्स की भी वहाँ पर जो है वो रिस्पेक्ट होनी चाहिए। अब ये क्राइटेरिया जो है, यही जब तक आप यूक्रेन इसको मीट नहीं कर पाएगा, या फिर जब तक असेसमेंट में ये नहीं पता लग पाएगा कि क्या वो कोपनहेगन क्राइटेरिया को मीट कर रहा है, तब तक वो सेकंड स्टेज पर आगे नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। यूरोपियन यूनियन तो आपको पता है एक यूनिक इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल यूनियन है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे पहले यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनाई गई 1958 में। फिर उसके बाद जो है आपके बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस, इटली, लग्जमबर्ग एंड नीदरलैंड, इन्होंने शुरू किया ये प्रोसेस पूरा इकोनॉमिक कोऑपरेशन करने का यूरोप के बीच में। तो इन 6 कंट्रीज़ के बाद 22 अदर मेंबर स्टेट्स जो है वो ज्वाइन कर गई इस ह्यूज सिंगल मार्केट को। तो 22 + 6 28 हुआ, लेकिन ऑफ कोर्स जब यूनाइटेड किंगडम ने छोड़ा तो अब जो है वो 27 मेंबर स्टेट्स का ईयू रह चुका है, ठीक है। तो शुरू तो सिर्फ इकोनॉमिक यूनियन के लिए किया था, पर धीरे धीरे क्लाइमेट, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी, जस्टिस, माइग्रेशन, ये सारे के सारे जो है एक तरह से सेगमेंट्स को अब ईयू कवर करता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कोऑपरेटिव बैंक्स। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन जो है, उन्होंने कोऑपरेटिव बैंक्स को बोला कि उनको हम सेकंड क्लास सिटीजन ट्रीट नहीं करेंगे, लेकिन उनको भी ये समझना चाहिए कि अब मॉडर्न और ट्रांसपेरेंट बैंकिंग मेथड्स उनको लेकर आने हैं, ताकि वो कम्पीट कर पाएँ बाकी बैंक्स के साथ। तो अब उन्होंने ये बताया कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं वो सिर्फ 3.25% ऑफ टोटल बैंक डिपॉजिट्स को कैटर करते हैं, और 2.69% ऑफ टोटल एडवांसेस इन द कंट्री को डील करते हैं। तो अब हम कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में देखते हैं। तो स्टेट्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के अंदर इनको जो है रजिस्टर किया जाता है, लेकिन इनकी रेगुलेशन जो है वो आरबीआई करता है, और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और बैंकिंग लॉज कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1955 के अंदर उनकी रेगुलेशन आरबीआई करता है। तो इसके फीचर्स क्या होते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स के? ऑफ कोर्स कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होता है कि मेंबर्स जो हैं वो इकट्ठे होते हैं और एक बैंक बनाते हैं। तो मेंबर्स ही जो हैं वो कस्टमर भी होते हैं, और वो बैंक जो है वो जो है लैंडिंग भी वो उन्हीं कस्टमर्स को ही करता है जो कि उसके ओनर है। तो मतलब वो बैंक मेंबर्स जो हैं वो कस्टमर भी हैं और वही ओनर भी हैं, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक मेंबर कंट्रोल है, मतलब जो इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इलेक्ट होंगे वो मेंबर्स वोटिंग करके जो है उसके बेसिस पर ही सिलेक्ट करते हैं अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। इसका सुपरविजन जो है वो आरबीआई के अंदर भी आता है और स्टेट्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के अंदर भी आता है। स्टेट्स भी रेगुलेट करती हैं और आरबीआई भी रेगुलेट करता है, तो हमने देखा ही है वो तो अभी। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है गन सेफ्टी बिल इन द यूएस। तो आपको पता है कि गन वायलेंस का कितना बड़ा इशू है यूएस में। तो उसके लिए यूएस के सेनेट ने एक गन सेफ्टी बिल पास किया है। इसका नाम है बाई पार्टीसन सेफर कम्युनिटीज़ एक्ट ऑन गन वायलेंस, ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि इसमें क्या क्या डील किया जा रहा है। फायर आर्म्स और मेडिकल केयर प्रोवाइड कराना चाहते हैं यूएस में। तो लगभग $15 बिलियन का खर्चा आएगा यूएस का
इस बिल के प्रोविजंस को इनेक्ट करने में। तो इसमें होगा क्या कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको अपनी मेंटल हेल्थ रिसोर्सेज को एक्सपैंड करने के लिए पैसा दिया जाएगा, फंड्स मिलेंगे, स्कूल्स को सेफ कैसे बनाया जा सकता है, स्ट्रिक्ट बैकग्राउंड चेक होगा जो गन खरीदना चाहते हैं उनके ऊपर। फिर स्ट्रॉ परचेजिंग के ऊपर पेनल्टीज़ लगेगी। स्ट्रॉ परचेजिंग क्या होता है कि समझ लो कि मैं किसी वजह से मेरे को मैं गन नहीं खरीद सकता, मैं गन को लाइसेंस नहीं रख सकता, तो मैं क्या कहूँ कि जो कोई और है किसी और के नाम पे अगर मैं गन खरीद लूँ या किसी और के नाम पे मैं लाइसेंस ले लूँ और उसकी गन को मैं यूज़ करूँ, तो उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग पेनल्टीज़ लगाने का प्रोविज़न है इसके अंदर। लेकिन फिर भी ये कहा जा रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोविजंस नहीं है इसके अंदर, इस बिल के अंदर। एक तरह से ये सिर्फ कॉस्मेटिक सर्जरी की जा रही है इस इशू की, और असॉल्ट टाइप वेपन्स और मिनिमम एज जो है फायर आर्म्स की परचेज़ करने के लिए उसको भी बढ़ाया नहीं गया है। हाई कैपेसिटी मैगजीन एम्यूनिशन, इन सब चीज़ों को बैन करने का भी कोई प्रोविज़न इसमें नहीं है। तो सिर्फ यूएस गवर्नमेंट जो है, करंट यूएस गवर्नमेंट ने एक तरह से कॉस्मेटिक सर्जरी की है इस इतने बड़े प्रॉब्लम की, सिर्फ अपने मीडिया में एक तरह से दिखाने के लिए कि हमने हाँ ये कुछ इस पर एक्ट किया है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ग्लिस्क्रोपस मेघालयानस। तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक न्यू स्पीशीज़ ऑफ बैम्बू बैट को देखा है, मतलब ऑब्जर्व किया है, और ये आपके नोंगखेलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के फॉरेस्टेड पैच में पाया गया है। तो एक्चुअली ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये थिक थम्ब्ड बैट है, मतलब इसका जो थंब है वो बहुत थिक है, जनरली ऐसा नहीं होता है। तो आपको जो है ये बैम्बू में जो रहने वाले बैट हैं इनके जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं थोड़े डिफरेंट होते हैं, ताकि ये बैम्बू के जो है फॉरेस्ट में रह पाएँ। और इंडिया में अब टोटल स्पीशीज़ जो है वो इसकी बैट्स की जो है वो 131 पहुंच गई है विद दिस न्यू ग्लिस्कोक्रॉपस स्पीशीज़। और मेघालय जो है वहाँ पर सबसे ज़्यादा बैट की डाइवर्सिटी है, 67 स्पीशीज़ जो है वो इंडिया की सिर्फ मेघालय में ही पाई जाती हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बालिका पंचायत। तो गुजरात फर्स्ट स्टेट बना है हमारी कंट्री में बालिका पंचायत लॉन्च करने वाला। तो गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट के एरिया में सोशल और पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ गर्ल चाइल्ड के लिए ये बालिका पंचायत लॉन्च किए गए हैं वहाँ की विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट वेलफेयर डिपार्टमेंट द्वारा। तो अब इसमें होगा क्या कि 11 से 21 साल के जो एज ग्रुप की जो लड़की होगी या गर्ल्स होंगी वो इसको मैनेज करेंगी, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होगा कि गर्ल चाइल्ड की सोशल और पॉलिटिकल डेवलपमेंट की जा सके, और जो भी इविल प्रैक्टिसेस हैं सोसाइटी में जैसे चाइल्ड मैरिज या डाउरी सिस्टम उसको रिमूव किया जा सके। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is monkeypox. So WHO has recently convened its emergency meeting to see if monkeypox outbreaks needed to be declared as a global emergency. So before venturing into this topic, we have to see what is monkeypox. So it's a rare zoonotic viral disease. It belongs to the Poxviridae family, which is also the same virus family which causes smallpox. So it was first discovered in animals in 1958. So what happened is actually that there were some captive monkeys. They were kept for research purposes, but there were a viral disease outbreak. So at that time, it was found that it is a specific Poxviridae family virus. So that's why this disease was named as monkeypox. So generally, the same symptoms are there like in any other viral disease: fever, body ache, a rash. There is no specific treatment for monkeypox, and the smallpox vaccine, the Vaccinia vaccine, is showing 85% efficacy in monkeypox prevention. So now let us come to the real topic, that is the International Health Regulations of 2005. So this is the instrument of international law, and it is legally binding on 196 countries, which also includes the 194 World Health Organization member states. So it provides a legal framework, and it defines the rights and obligations of countries so that how they should be handling their public health events. So it says that these countries should designate a national IHR focal point, so that in case of a disease outbreak, they have to make communications with WHO, so that surveillance and response can be coordinated. So this is what China did not do, and China failed to do. So it basically violated this legally binding regulations. But we saw that how the US tacitly, how the US, the current, especially the current government of US, has given a free hand
to China, and they are unwilling to put China to put China onto account as to how or why China violated the international health regulations of 2005, and why it allowed this disease of COVID-19 to uh, cross the borders. Okay, because in this under this regulations, it is the responsibility of the all the member states that they should uh, limit the spread of these health risks to neighboring countries, so that there is no need for unwarranted travel and trade restrictions, and we can confine that disease to that particular country only. Okay, so WHO plays the coordinating role, and in that case, we also saw that WHO failed to play its part in the in limiting that COVID-19 outbreak also. So, what would happen if a monkeypox is considered as a global emergency? So, of course, it would the WHO would come into picture, and WHO would coordinate activities with the world, and it would have to make all the arrangements so that we can prevent this monkeypox from becoming the next pandemic. So the next topic is EU candidate status. So European Union leaders have granted Ukraine and Moldova the coveted status of official candidate so that they can join the 27 nation club of European Union. So is it the final thing? Is it a very important thing? So actually this is just the first step. That is even the first of the first step. So just consider it as that they have just filled the prelims form yet. Okay, their prelims form has been accepted. They have not even given the prelims yet. Okay, so just for your information, I'm just giving an example. So new candidates who are joining the EU are basically this Ukraine and Moldova, and Georgia was also supposed to be considered for candidate status, but EU member states have felt that Georgia is yet to fill certain more conditions before it can be considered for the official candidate status. So, Russian invasion of Ukraine has prompted Ukraine to formally apply for candidate status, and it has basically fast tracked this process. And now EU has basically accepted this candidate status of Ukraine. So this is basically just the first step. So now let's see what is the process of joining the EU. So this is just the first step where the after Ukraine files its application, it is given the status of official candidate. So this the first step has been completed. It will take about 10 to 15 years if everything goes well. Then it would take at least 10 to 15 years for Ukraine to become a member of EU. So what would happen after this? After this application, to the European Council, European Commission would assess if the country that is Ukraine in this case is meeting all the Copenhagen criteria conditions so that it can become a member of EU. In case European Council finds that or European Commission finds that Ukraine is fulfilling that criteria, then only Ukraine would move to the second stage, which is the formal member negotiations. So what would happen with that is that uh, uh, Ukraine would start negotiating about the membership of EU with EU member countries, and then EU member countries would ask Ukraine to adopt EU law instead of a national law. So basically, they would have to replace their national law with the EU law. They would have to implement certain judicial, administrative, economic, and other reforms so that they can meet the accession criteria. Only after the second stage would be completed, the final stage, that is membership of Ukraine, would be put to a final vote before existing member states. And in case any of the member state vetoes it, then Ukraine would not become a member. Okay. So, what are the requirements of joining the EU? Of course, Article 49 of the EU Treaty says that European nations who want to join this European Union, they have to commit to respecting and promoting the fundamental values of the EU, which are enshrined in Article 2 of the treaty. So, these values are basically freedom, democracy, equality, rule of law, etc. And they have to also comply with the Copenhagen criteria. So, this Copenhagen criteria was uh, outlined in a meeting in Copenhagen in 1993. So basically, it includes a free market economy, a stable democracy, rule of law, human rights value. So all these criteria this Copenhagen criteria must also be met before any membership candidate can be considered for the second stage.
So you know that European Union is a unique economic and political union between 27 EU countries. So actually it was 27 earlier, but after the United Kingdom left, it has become a 27 member bloc. So it was created in the aftermath of Second World War, and the first step was to create the European Economic Community in 1958. It was done at the behest of six countries: Belgium, Germany, France, Italy, Luxembourg, and Netherlands. But later on, 22 other members joined this huge single market, and in 2020, the United Kingdom left the European Union, and it's now a 27 member bloc. So the next topic is cooperative banks. So Union Minister of Cooperation has stated that cooperative banks will not be treated as second class citizens, but they of course have to adopt modern and transparent banking methods, because they just account for 3.25% of the total bank deposits and 2.69% of the total advances in the country. So, and what are the cooperative banks? So basically they are registered with the State Cooperative Societies Act, but they are dual regulated. So they are regulated by the Reserve Bank of India also, and this regulation is governed by the Banking Regulations Act and the Banking Laws Cooperative Societies Act. So what are the features of these cooperative banks? So basically the members who find this, who join to form this bank, they are also the customers of this bank. So basically the customer is also the owner of this bank. They also vote to elect a board of directors to manage these cooperative banks, and they this cooperative banks fall under the dual regulation, that is under the State Cooperative Societies Act and the RBI's supervision also. Okay, so the next topic is gun safety bill in the US. So recently the UN Senate has passed this gun safety bill. It's called the Bipartisan Safer Communities Act, and it is focusing upon firearms and improving medical care in the US. And it is being said that it would cost about $15 billion for the US to implement the provisions of this act. You know that gun violence is a very big issue in US polity, and uh, what would happen under this bill is that the federal government or the US government would release funds for educational institutions so that they can expand their mental health resources. And the bill also seeks that there should be a strict background check for gun buyers, and there should be penalties for straw purchasing. Straw purchasing means that I am not eligible for buying a gun, but I purchase it on in the name of a friend of mine. Okay, so this is also being banned. So this is that's why strict penalties are being imposed for straw purchasing. But the bill is being said as just cosmetic surgery because it lacks any strong resolution. It does not ban any assault type weapon. It does not raise the minimum age to purchase firearms, and it also does not ban the high capacity magazine ammunition. Okay, so that's what the activists are saying, that this bill is just cosmetic surgery. It is being done just to show that we are serious about this gun violence, but actually nothing concrete has been done under this bill. Okay, so the next topic is Gliscropus meghalayanus. So this is a zoological survey of India has found this new species of bamboo dwelling bat in Reboi district of Meghalaya. So it was found in the forested patch of Nongkhelam Wildlife Sanctuary, and it is named as the Gliscropus meghalayanus. And why is it important? Because it's the first report of a thick-thumbed bat. So it is not very common. And after this discovery, we India's bat species now stand at 131 in number, and Meghalaya is the state which is having a very small geographical area, but it harbors the highest bat diversity in the country with almost 67 species now. Okay, so the next topic is Balika Panchayat. So Gujarat has become the first state in the country to launch this Balika Panchayat, and it has been launched in Gujarat Kutch district in several villages. Women and Child Development Welfare Department of the Gujarat government is uh, uh, has launched this initiative, and soon maybe the Ministry of Women and Child Development will also plan to begin this girl panchayat across the country. So this Balika Panchayat is basically managed by the people in the age group of 11 to 21 years, and the objective of it is to promote the social and political development of the girl child, and
to strive for removing the evil practices from our society like child marriage and the dowry system. So these were our topics for today. We'll meet next time on Monday now with new topics. Until then, goodbye and take care.